हाँ यस स्टूडेंट, हैप्पी रक्षाबंधन। अब देखिए, हम आपको रक्षाबंधन से पहले पढ़ा रहे थे कि एक चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ा रहे थे। हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, फिर उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्प्रेरक। क्या आता है? उत्प्रेरक, जिसे अपन बोलते हैं कैटालाइटिस्ट। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं? अब देखिए, इसके बारे में अपन थोड़ा सा उत्प्रेरकों के बारे में जान लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे यौगिक होते हैं। क्या? उत्प्रेरक वे यौगिक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। या तो अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देंगे या अभिक्रिया की गति को धीमा कर देंगे, लेकिन स्वयं में क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। यानी स्वयं में तो कोई चेंज नहीं आता, परंतु अभिक्रिया की जो गति है या अभिक्रिया का जो वेग है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। या तो उसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं अपन, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वे यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में आपके? उत्प्रेरक क्या होते हैं? कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, परंतु स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि देखिए, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। KClO3 का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। किसका लेते हैं एग्जाम्पल? KClO3 का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, ये रिएक्शन के पश्चात जब देखिए अपन इसमें क्या डालते हैं? MnO2 उत्प्रेरक डालते हैं। क्या डालते हैं? MnO2 उत्प्रेरक डालते हैं। यहाँ पर देखिए, अपन ने कौन सा उत्प्रेरक डाल दिया? इसमें MnO2 उत्प्रेरक डाल दिया। तो अभिक्रिया के पश्चात अपना क्या बनता है? KCl+O2 बनता है। क्या बनता है? KCl+O2 बनता है। अब देखिए, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे अपन इसको। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हैं, यहाँ पर कितने हो है? 3। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6। परंतु KCl की संख्या में क्या है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने रह गए? 1। तो यहाँ पर अपन किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया? संतुलित। अब देखिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। अपन ने KClO3 को अपन ने MnO2 की उपस्थिति में क्या किया? इसकी अभिक्रिया करवाई।
अभिक्रिया करवाई तो अपन ने देखते हैं यहाँ पर कि अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, संपन्न हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है KCl और अपन को O2 गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, MnO2 कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अतः ये किसका कार्य कर रहा है, MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए अपन उत्प्रेरकों के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। किसके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, उत्प्रेरकों के प्रकार। तो आगे देखिए, हाँ आगे देखिए उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरकों के प्रकार, अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर देखिए उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार आता है इसमें सममांगी उत्प्रेरक। क्या आता है, सममांगी उत्प्रेरक। अब देखिए सममांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। जैसे अपन ने पहले चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक भी आया है कि सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। उसी प्रकार क्या होता है सममांगी उत्प्रेरक। जैसे सममांगी मिश्रण में समान पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी समान प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार सममांगी उत्प्रेरक में जो उत्प्रेरक और रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने अभिकारक दो ठोसों को मिलाया तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए, ठोस पदार्थ ही होना चाहिए। दो अभिकारक और उत्पाद अपने अगर क्या है, गैस है या फिर लिक्विड है, तो वो भी गैस या लिक्विड ही होने चाहिए। यानी ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं अपन, ऐसे उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं, सममांगी उत्प्रेरक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो देखिए क्या हुई सममांगी उत्प्रेरक की परिभाषा, कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद, क्या रासायनिक अभिक्रिया में, क्या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था क्या हो, समान हो। यानी तीनों एक ही अवस्था में हो, या तो ठोस अवस्था में हो, या द्रव अवस्था में ही हो, या गैस अवस्था में ही हो। तीनों जब समान अवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक। देखिए परिभाषा अपन लिखते हैं इसकी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, एक ही अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में आपके, क्या कहना चाहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों क्या हो, एक ही अवस्था में हो,
तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखिए सममांगी उत्प्रेरक का जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। SO2 इसकी अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। किससे कराते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। और इसमें अपन क्या कर देते हैं? अभिकारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अभिकारक मिलाते हैं NO, तो हमको अभिक्रिया प्राप्त होती है SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या है? गैस है, ये भी गैस है, NO भी गैस है और यहाँ पर भी क्या है? गैस है। यानी ये किस प्रकार का उत्प्रेरक हुआ? सममांगी उत्प्रेरक। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस में है, प्लस अभी जो अपन ने उत्प्रेरक डाला है वो भी क्या है? गैस अवस्था में है। इसलिए ये कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा? सममांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सममांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। ये आई बात समझ में? क्या आई? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने इसे समझ लिया है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए आप इक्वेशन को। यहाँ पर O कितने हैं? 3 है। यहाँ पर O कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पर 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर O कितने हो गए? 6 हो गए। S कितने हैं यहाँ पर? 2 और यहाँ पर S कितना है? 1। इसको अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। यहाँ पर भी 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पर S देखिए 2 है और यहाँ पर भी S कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये संतुलित हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रकार। नेक्स्ट प्रकार देखिए इसका। नेक्स्ट प्रकार आता है इसका विषमांगी उत्प्रेरक। क्या आता है? विषमांगी उत्प्रेरक। अब देखिए अगला टाइप है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखिए सममांगी उत्प्रेरक में हमने पढ़ा कि जब तीनों की अवस्थाएं क्या हो? एक हो। लेकिन विषमांगी जस्ट उसका अपोजिट है। क्या है? जस्ट उसका अपोजिट है। यानी विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों ही क्या हो? अलग अलग अवस्थाओं में हो। कैसी अवस्था में हो? अलग अलग अवस्था में हो। जब ये तीनों अलग अलग अवस्था में होंगे तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे कि अपन अब देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों अलग अलग अवस्थाओं में हो, अलग अलग अवस्था में हो तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में आपके कि विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? कि वे उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक
उत्पाद और अभिकारक तीनों क्या हो, अलग अलग अवस्था में हो, क्या हो, अलग अलग अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। जैसे कि अपन उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल उदाहरण ले रहे हैं अपन यहाँ पर। वनस्पति तेल है, उसकी अभिक्रिया करवाई अपन ने हाइड्रोजन गैस से। किससे अभिक्रिया करवाई, हाइड्रोजन गैस। इसमें उत्प्रेरक कौन सा डाला, निकिल डाला। क्या डाला, निकिल डाला। और निकिल डालने के पश्चात अपना बनता है वनस्पति घी बनता है। इससे क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है अपना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वनस्पति तेल है, उसमें अपन ने क्या मिलाई, हाइड्रोजन गैस मिलाई। किसकी उपस्थिति में मिलाई, निकिल की उपस्थिति में मिलाई, तो अपना क्या बन गया, वनस्पति। अब देखिए ये क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। यहां पर ये क्या है, गैस है हाइड्रोजन। और इसकी अभिक्रिया जो अपन ने निकिल की उपस्थिति में कराई वो क्या है, सॉलिड है, यानी ठोस है। तो यहां पर देखिए इनकी अवस्था अलग अलग हुई नहीं हुई, अलग अलग अवस्था हुई नहीं हुई। अतः ये उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों क्या हो, अलग अलग अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। कौन से उत्प्रेरक कहलाएंगे, विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। आई बात समझ में यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहां पर ये अपना भौतिक अवस्था के आधार पर जो अपन ने उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़े थे वो पूरे होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ते हैं, क्रिया के आधार पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रकार आता है अपना क्रिया के आधार पर। जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक उसकी गति में कैसा परिवर्तन करते हैं, यानी कैसी क्रिया करते हैं, उसके आधार पर अपना उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, पहला जो प्रकार आता है वो आता है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या आते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। हाँ देखिए, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं धनात्मक, यानी जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। लिखिए, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में, आई या नहीं आई? आई। देखिए, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरकों को अपन क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वही KClO3 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब अपन ने इसे MnO2 की उपस्थिति में इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, KCl प्लस O2 गैस प्राप्त होती है।
क्या प्राप्त होती है? O2 गैस प्राप्त होती है। बैलेंस करते हैं अपन इसको, ठीक है, बताई दिया इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। अब देखिए यहां पर जब अपन KClO3 की अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं? MnO2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो यह अभिक्रिया किस गति से संपन्न होती है? तीव्र गति से संपन्न होती है। किस गति से संपन्न होती है? तीव्र गति से संपन्न होती है। इसलिए जो ये वाला उत्प्रेरक है उसको कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे अपन? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, न कि घटा रहा है। इसलिए इस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं अपन इसके। अब देखिए नेक्स्ट प्रकार, देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा प्रकार आता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखिए धनात्मक उत्प्रेरक तो वे थे जिन्होंने अभिक्रिया के वेग को क्या किया? बढ़ाया। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक इसके क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी वो तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो लिखिए ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में आपके? ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरकों को अपन क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए अपन ने इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अपन यहां पर देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि जब अपन H2O2 को अपन की अभिक्रिया अपन किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं। जब अपन इसकी अभिक्रिया ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर अपन को H2O प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए जब अपन H2O2 में ग्लिसरॉल उत्प्रेरक डालते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यानी अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होने लगती है। इसलिए इस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे अपन? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। आई बात समझ में आपके? किस प्रकार कहेंगे कि जब अपन H2O2 की अभिक्रिया ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर अपन को जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। परंतु यह जब अपन उत्प्रेरक कौन सा डालते हैं? ग्लिसरॉल डालते हैं, तो ये जो इस होने वाली अभिक्रिया है उसके वेग को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए इसे कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं अपन। यहाँ पर 2 और 1 3 और यहाँ पर 2 ही रह गए।
तो यहाँ पर अपन किससे गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 गुणा 2 किया तो 4 हो गए यहाँ पर कितने रह गए हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गए, और यहाँ पर कितने रह गए 2, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4, तो ये संतुलित हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं स्वतः उत्प्रेरक। देखिए इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं अपन स्वतः उत्प्रेरक। अब देखिए स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक तो वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जो तो धनात्मक होते हैं, घटाते हैं उनको ऋणात्मक बोलते हैं। लेकिन देखिए अब नेक्स्ट टाइप आता है स्वतः उत्प्रेरक। क्या आता है, स्वतः उत्प्रेरक। अब देखिए स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है। जब अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो उनमें से एक अभिकारक ऐसा होता है, क्या, एक अभिकारक ऐसा होता है जो क्रिया में भाग तो लेता ही है, यानी अभिकारक का भी काम करता है, और वो क्या करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, यानी स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए इस ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। आई बात समझ में आपके। स्वतः उत्प्रेरक कौन से प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। कैसे उत्प्रेरक कहलाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, तो ऐसे उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में आपके कि स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक स्वयं ही किसका कार्य करे, किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो देखिए जब अपन ने एथिल एसीटेट, क्या, एथिल एसीटेट को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया इसकी करवाते हैं, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया के पश्चात अपना क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल। और ये क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। अब देखिए ये स्वतः उत्प्रेरक किस प्रकार से, ये अपन पढ़ते हैं। जब अपन ने इसकी अभिक्रिया एथिल एसीटेट की अभिक्रिया किससे करवाई, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया किससे करवाई अपन ने, हाइड्रोजन से करवाई। किससे करवाई, हाइड्रोजन से करवाई। जब हाइड्रोजन से करवाई तो क्या बन गया अपने पास, एसिटिक अम्ल बन गया। जब एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा अपने बढ़ जाती है, क्या कर देती है, बढ़ जाती है। देखिए इसकी अभिक्रिया होती है वो धीरे धीरे संपन्न होती है। किस प्रकार संपन्न होती है, धीरे धीरे अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन जब इसकी कुछ मात्रा बन जाती है, क्या बन जाती है, कुछ मात्रा बन जाती है, तो कुछ मात्रा बनने के पश्चात यह रिएक्शन क्या होती है, इसकी गति बढ़ जाती है, यानी इसका वेग अचानक बढ़ जाता है जब इसकी थोड़ी मात्रा बन जाती है। अर्थात ये किसका कार्य करने लग जाता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रकार आता है अपना जैव उत्प्रेरक। कौन सा प्रकार आता है? चौथा टाइप जैव उत्प्रेरक। अब देखिए जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनकी गति को क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। जैसे जीओ में मान लीजिए कोई कमी आ जाती है तो अपन एंजाइम सिरप देते हैं, तो वो एंजाइम सिरप्स होते हैं। वो कौन से सिरप्स होते हैं? जैव, इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं या इन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम भी कहते हैं। तो कौन से होते हैं जैव उत्प्रेरक? कि वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो सेकंड नाम इनका क्या है? एंजाइम भी है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल, जब अपन ने यूरिया को, ये क्या है? यहाँ पर यूरिया है। यूरिया की जब अपन जल से अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? जल से अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? यूरिएज की उपस्थिति में कराते हैं। ये क्या है? उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक? जैव उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक। इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कौन सा उत्प्रेरक हो गया? जैव उत्प्रेरक हो गया, जिसका उपयोग अपन जैसे यूरिया में जल मिलाते हैं तब करते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। देखिए n कितने हो गए? यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर कितने हैं? 1 है, इसलिए इसको 2 कर दिया। तो n कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर भी h कितने हैं? यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 3 दूनी 6 हो गए। CO यहाँ पर O कितने हैं? 1 और 2। तो यहाँ पर भी कितने हैं? 2। आएगा समझ में? तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए ये अपने प्रकार पूरे होते हैं उत्प्रेरकों के। अब अपन नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अपनी क्रिया के आधार पे था। अब अपन पढ़ते हैं क्रियाशीलता के आधार पर, कि जब कोई उत्प्रेरक में अपन कोई भी उत्प्रेरक डालते हैं तो उसकी क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं अपन। अब देखिए क्रियाशीलता के आधार पर अपन देखते हैं उत्प्रेरकों को। क्या होता है कि जब अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं कि उत्प्रेरक डालते हैं तो उनकी जो रासायनिक अभिकारक है उनकी क्रियाशीलता पर या तो क्या होते हैं कि क्रियाशीलता उनकी अधिक हो जाती है या फिर क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो उस आधार पर अपन क्रियाशीलता के आधार पर अपन क्या करते हैं, उत्प्रेरक को देखते हैं। तो एक तो आता है इसमें उत्प्रेरक वर्धक। क्या आता है? उत्प्रेरक वर्धक। अब देखिए उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ा देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो देखिए लिखिए, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं तो उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। आई बात समझ में? उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जब अपन वनस्पति तेल को अपन हाइड्रोजन गैस में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? हाइड्रोजन गैस में मिलाते हैं। हाइड्रोजन गैस में मिलाते हैं अपन किसकी उपस्थिति में मिलाते हैं? निकिल की उपस्थिति में मिलाते हैं। तो अपन को क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी प्राप्त होता है।
तो इसने क्या कर दिया कि इसकी जो क्रियाशीलता थी, निकिल जब अपन ने उत्प्रेरक डाला यहाँ पर, तो निकिल जब उत्प्रेरक डालते हैं अपन, तो निकिल उत्प्रेरक की जो उपस्थिति है उसमें इसकी अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं अपना। ये तो था अपना उत्प्रेरक वर्धक। नेक्स्ट आता है कि जब मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में अपन कोई उत्प्रेरक डालते हैं तो अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसे जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आता है उत्प्रेरक विष। क्या आता है, उत्प्रेरक विष। अब ध्यान से देखिए उत्प्रेरक विष क्या होते हैं कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, तो ऐसे तो उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। आई बात समझ में कि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ऐसे जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन को किस में मिलाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन में मिलाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस है उसकी अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। किससे कराते हैं, हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। और अपन इसमें क्या करते हैं, Fe उत्प्रेरक डालते हैं। क्या डालते हैं, Fe यानी फेरस क्या डालते हैं, अपन उत्प्रेरक डालते हैं तो अपन को प्राप्त होता है NH3। क्या प्राप्त होता है, NH3, जिसे अपन बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। जब अपन इसको इसमें Fe उत्प्रेरक डालते हैं तो Fe उत्प्रेरक क्या कर देता है, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं अपन। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर N 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर दिया अपन ने। अब देखिए H कितने हो गए, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर अपन ने 3 लगा दिया, तो ये भी 3 दूनी 6 हो गए। ये समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे अगला देखिए, अगला टॉपिक आता है अपना उत्प्रेरक के गुण, कि उत्प्रेरकों में क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में देखिए अपन पढ़ते हैं। तो देखिए उत्प्रेरक के अनेक गुण हैं कि उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। क्या है कि जब अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाते हैं, उत्प्रेरक मिलाने पर वो स्वयं तो बदलते नहीं है, स्वयं का कुछ नहीं होता है, बस क्या कार्य करते हैं कि वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर अगला आता है कि ये अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। जब अपन उत्प्रेरकों को किसी रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग है उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। फिर आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अपन थोड़ी सी मात्रा में भी उत्प्रेरक डाल देते हैं तो वही वह उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है, यानी वही उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है। फिर अगला आता है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए इसका अर्थ यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ये नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया के लिए केवल हम एक ही उत्प्रेरक में काम लेते हैं।
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं। फिर देखिए आगे कि रासायनिक अभिक्रिया के ताप परिवर्तन पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है। जब अपन रासायनिक अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन कर देते हैं तो इससे उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती या घटती है। आई बात समझ में। फिर आगे आता है कि उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर क्रियाशील होते हैं। आई बात समझ में। क्या है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक होते हैं एक निश्चित ताप पर ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। जब अपन कोई भी अभिक्रिया कराते हैं तो उत्प्रेरक केवल उसके वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता है। फिर आगे आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको इसके उदाहरण बताए थे कि जैसे H2 + O2 अभिक्रिया करके H2O बनता है, और जब अपन H2O को गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, अपना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका अग्र और प्रतीप का मतलब है कि ये अभिक्रिया कौन सी हुई, अपनी अग्र अभिक्रिया जो अपन ने पहले करा है, और ये अभिक्रिया कौन सी हुई, प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रतीप। यानी अपन ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब संघनित किया, जब अपन ने इसको जमाया तो अपने पास जल प्राप्त हुआ, और जल को अपन ने गर्म किया तो H2 + O2 गैस प्राप्त हुई। तो ये कौन सी हुई, अग्र अभिक्रिया, और ये कौन सी हुई, प्रतीप अभिक्रिया। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया होती है, ये उनको समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये हैं आपके उत्प्रेरक के गुण। आई बात समझ में। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 6 समाप्त होता है।